थक हार कर माल्या को दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनी डियाजियो के साथ सौदा करना पड़ा। अब उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने शराब कंपनी डियाजियो को जुलाई 2013 में ना चाहते हुए भी यूएसएल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का एक बड़ा हिस्सा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर यह सब कुछ उसके लिए आसान नहीं था। इसके लिए उसने ये बड़ी ही चतुराई से और बिना किसी बोर्ड मेंबर की सहमति के किया। उसे लगा कि वो अपनी पोजीशन के चलते सबको जवाब दे देगा, पर यह सब बस उसके ख्याली पुलाव थे। जैसे जैसे उसके ये कांड खुलने लगे, यूएसएल बोर्ड में आक्रोश बढ़ गया, जिसकी वजह से यूएसएल के बोर्ड ने माल्या की प्रबंधन टीम पर 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराध का आरोप लगाया। यूएसएल बोर्ड द्वारा कराए गए ऑडिट में यह बात पता चली कि 1337 करोड़ रुपए आंतरिक लोन के तौर पर उसने यूबी होल्डिंग्स को भेजे थे। इस घटना के बाद यूएसएल बोर्ड ने माल्या पर शिकंजा कस दिया। उसके ऊपर तमाम आरोप बोर्ड के सदस्यों द्वारा लगाए गए। बोर्ड का हर सदस्य माल्या को ग्रुप से हटाने की मांग करने लगा, पर माल्या इस ग्रुप से कभी अलग नहीं होना चाहता था। माल्या के साथ क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये अंत के खेल की शुरुआत थी। माल्या के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद उसके दिन लगातार और खराब होते गए। उसने अपने कई छोटे व्यवसायों को बेचा। इसके अलावा उसके कैडबरी में अच्छे खासे शेयर थे, उसने वो भी बेच दिए। डियाजियो और यूएसएल के बीच हुई डील को शक की निगाह से देखा गया, क्योंकि माल्या की छवि अब वित्तीय घोटालेबाज की थी। माल्या ने जो भी डील संबंधी बातें यूएसएल बोर्ड मेंबर्स को बताई, उन पर किसी को भी यकीन नहीं था। इसकी जब इंटरनल जांच हुई तो माल्या पर डिफॉल्टर होने का शक गहराया, और साथ ही साथ माल्या के बेहद करीबी माने जाने वाले यूनाइटेड स्पिरिट्स के तत्कालीन वित्त प्रमुख पिफियन ए मुरली भी शक के घेरे में आ गए, जो पहले से ही माल्या के दोस्त भी थे। माल्या की हर पार्टी में इन्हें माल्या के साथ जाम लड़ाते देखा गया था। इसके अलावा इन पर पहले भी कई बार माल्या के साथ फाइनेंशियल डिफॉल्टर के आरोप लग चुके थे। ये माल्या के काले कारनामों में उसके साथ होते थे, और इस जांच से पहले ही मीडिया द्वारा दावा किया जा चुका था कि वो इन फाइनेंशियल डिफॉल्ट में शामिल है, जिसके कारण उन्हें बोर्ड से हटाने की मांग उठी और हर मेंबर ने उन पर आरोप लगाया। पर माल्या ने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ था। माल्या ने अपना कोई भी आरोप स्वीकार नहीं किया और किसी भी गलत काम यानी किसी भी फाइनेंशियल डिफॉल्ट से सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक चूक से उसकी ही गर्दन पर छुरी चल जानी है, और अध्यक्ष के रूप में अपना काम करना जारी रखा। धीरे धीरे सब कुछ माल्या के खिलाफ जाता गया, पर उस आंतरिक जांच में माल्या के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले और माल्या कुछ समय के लिए बच गया। माल्या यूएसएल की आंतरिक जांच में तो बच गया था, पर उसने जो गुल खिलाए थे उन पर अब सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाज गिरी। सेबी ने इस एग्जिट डील पर अपनी तरफ से जांच करना शुरू कर दिया। वैसे तो माल्या गज भर की छाती लेकर चलता था, पर इस बार लिकर किंग काफी डर गया। इसके बाद माल्या ने कई बार मीडिया के सामने आकर सफाई दी कि डियाजियो के साथ उसने जो भी शेयर बेचा वो उसका शेयर था, और उसने ये यूएसएल के हर बोर्ड मेंबर की सहमति से किया। सेबी की इस जांच का कोई भी अर्थ नहीं है, पर माल्या कुछ भी कहे, अब चीजें पहले जैसी नहीं थी। सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी और अब इससे तो माल्या बच ही नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ माल्या और डियाजियो के इस डील के कारण कुछ आपसी अनबन हो गई। माल्या की डियाजियो के साथ ऐसे समय में लड़ाई उसके लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। माल्या को पता था अगर वो ऐसे ही अपनी ऐसी गर्दन लेकर चलता रहा तो बहुत ही जल्द उसकी गर्दन फंस जाएगी। इसलिए माल्या ने बहुत ही शांति से अपने इस आपसी झगड़े को मिटाया, क्योंकि माल्या को पता था इस समय डियाजियो के साथ माल्या की लड़ाई सिर्फ माल्या का ही नुकसान कराएगी। माल्या की स्थिति काफी कमजोर हो रही थी, इसलिए उसने नया पंगा नहीं लिया। उसका कर्जदार यूबी साम्राज्य, जो ज्यादातर अधिग्रहणों के माध्यम से बनाया गया था, तेजी से सिकुड़ रहा था, क्योंकि यूबी माल्या की वजह से कर्ज के पहाड़ के नीचे दब रहा था। सभी ऋणदाता माल्या के गिरवी रखे शेयरों को भुना रहे थे, क्योंकि यूबी कंपनियां मुख्य रूप से निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड ऋण चुकाने में विफल रही, जिससे भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई उधारदाता बैंकों ने यूबी ग्रुप को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, जिससे यूबी समूह में हलचल मच चुकी थी। भारत का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
बैंकों को अपने खाते साफ करने के लिए मजबूर कर रहा था। बैंकें भी मजबूर थी, उन्हें सरकार को जवाब देना था। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय बैंक के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए रघुराम राजन की नजर माल्या पर थी। रघुराम राजन अक्सर किंगफिशर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के खिलाफ आलोचना करते रहे थे। करते भी क्यों ना, माल्या को बैंकों का हजारों करोड़ का लोन चुकाना था और माल्या अपने जन्मदिन पर आलीशान पार्टीज कर रहा था। जाहिर तौर पर उन्हें माल्या की ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी ओर माल्या पर कानून का शिकंजा काफी तेज हो गया था। माल्या अपने ऊपर बार बार हो रही कानूनी कार्यवाही से थक गया था। उसके दिन कुछ ऐसे आ गए थे कि जो माल्या कभी अपनी किसी भी सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं जाता था। उसकी साख इतनी थी कि उसके सारे काम उसके सिर्फ एक इशारे से होते थे। उसे अब व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ रहा था। एक बार मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा ताकि अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति ली जा सके। ये सब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। वहीं दूसरी ओर यूएसएल बोर्ड द्वारा उसके इस्तीफे की मांग को लगभग 1 साल होने वाला था और उसे इस्तीफा देना पड़ जाता। पर इससे पहले ही माल्या ने डियाजियो के साथ मिलकर यूएसएल बोर्ड के सामने अपनी सफाई पेश कर दी कि उसने कोई भी पैसे का गबन नहीं किया और डियाजियो ने भी यूएसएल के सामने माल्या को $75 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई थी, जिससे शराब कारोबारी द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सभी दावे खारिज हो गए। हालांकि जहां तक बैंकिंग रेगुलेशंस का संबंध है, माल्या अभी भी अपनी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए जवाबदेह थे। भले ही माल्या को ऐसा लग रहा था कि वो अब इस डील के विवाद से फ्री हो गया है, पर यह माल्या के लिए अभी आगे और घातक होने वाली थी। तारीख 21 फरवरी 2013। बेंगलुरु में आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने टैक्स ना जमा करने के मामले में माल्या के खिलाफ समन जारी कर दिया। माल्या ने अपने लगभग हर व्यवसाय में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की थी। करोड़ों रुपए का उस पर टैक्स बकाया था। कई नोटिसों के बाद भी उसके कान में जू नहीं रेंगी। आयकर विभाग अब माल्या के खिलाफ बहुत सख्त हो गया था। दूसरी ओर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उसने करोड़ों रुपए जो कर्ज में लिए थे उसे कई नोटिसों के बाद भी वापस नहीं किया और ना ही कोई जवाब दिया। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय की मांग और राहत की दया याचना की, पर 2 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस और विजय माल्या को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के मामले में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। एक के बाद एक नई मुसीबत के आने की वजह से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। माल्या अब काफी तनाव में रहने लगा था, क्योंकि उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द अब बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज चुकाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया को भी जांच के दायरे में ले लिया। 9 अगस्त 2014 को सीबीआई ने आईडीबीआई और किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। सीबीआई का बैंक ऑफ इंडिया से सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब किंगफिशर एयरलाइंस डूबने के कगार पर थी, उसकी रेटिंग नेगेटिव थी, इसके बावजूद कंपनी को लोन कैसे और क्यों मंजूर किया गया? ऐसे तमाम सवाल सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया से दागने शुरू कर दिए। इस मामले में सीबीआई की एंट्री से बैंक ऑफ इंडिया सहित वो सभी बैंक के अधिकारी डर गए और अगर मगर करने लगे। पर जो भी लोन कांड में शामिल था, हर कोई जांच के घेरे में आ चुका था। तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन भी माल्या के खिलाफ काफी सख्त हो गए थे। उन्होंने भारत की उन सभी 17 बैंकों को जिन्होंने माल्या को कर्ज दिया था, उससे किसी भी तरह से पैसे वापस लेने का आदेश दिया, पर माल्या सिर्फ इन सभी को घुमाए जा रहा था। दूसरी ओर 31 जुलाई 2015 को माल्या आयकर विभाग द्वारा दाखिल 3 आपराधिक मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत में पेश हुआ। माल्या को जवाब देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया और माल्या को ना चाहते हुए भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। चूंकि माल्या अपनी पूरी तैयारी से गया था, कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। पर माल्या की परेशानी यही खत्म होने वाली नहीं थी। सीबीआई ने माल्या को आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए कर्ज के विलफुल डिफॉल्ट मामले में उपस्थित होने का नोटिस भेजा और इस मामले के संबंध में सीबीआई ने माल्या से करीब 2 घंटे पूछताछ की, पर माल्या ने कोई भी सही और संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया। और ऐसे उम्मीद रखना भी जायज नहीं। सामने वाला घोर घोटाला किए बैठा है, ऐसे ही थोड़ी सब उगल देगा। इसके आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में माल्या ने कभी पहले सोचा भी नहीं था।
10 अक्टूबर 2014 को सीबीआई ने माल्या के सभी कार्यालयों पर छापा मारा और माल्या के खिलाफ अनेकों सबूत इकट्ठे किए। ये माल्या के लिए काफी शर्मसार करने वाला था और ये तो बस शुरुआत थी। सीबीआई जब अपने पर आ जाती है तो दही से भी दूध बना देती है। वहीं दूसरी ओर यूएसएल में गृह युद्ध शुरू हो गया। अप्रैल में यूनाइटेड स्पिरिट्स के नए मालिकों ने माल्या से कंपनी का सीएमडी पद छोड़ने को कहा। माल्या ने ग्रुप के मेंबर्स को मनाने की कई कोशिशें की, पर वे नहीं माने। माल्या और सभी ग्रुप मेंबर्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार माल्या को फरवरी 2016 तक यूएसएल ग्रुप को हर्जाने के तौर पर $7.5 करोड़ देने थे। माल्या पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा था और वो कुछ भी करने में नाकामयाब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ 15 फरवरी 2015 को 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने किंगफिशर हाउस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इन बैंकों की तरफ से भेजे गए नोटिस का ना तो जवाब माल्या ने दिया और ना ही कर्ज भरा। एक महीना ही माल्या का मुश्किल से कटा होगा कि अप्रैल में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में विशेष अदालत ने माल्या के खिलाफ विशेष वारंट जारी कर दिया। माल्या ने अपने शेल कंपनियों के नाम पर भारतीय बैंकों से करोड़ों का लोन लिया था और विदेशों में भेज दिया था। ये मामला सीधा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। माल्या को पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस बुलाया गया, पर माल्या वहां नहीं गया। इसकी वजह से ईडी माल्या के खिलाफ सख्त हो गई और एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए कानूनी तौर पर ऋण वसूली अधिकरण यानी कि डीआरटी डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की शरण ली, ताकि किसी भी तरह माल्या देश छोड़कर ना जा सके। सीबीआई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में माल्या के खिलाफ जांच काफी तेज कर दी थी और उस जांच में माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सही साबित हुआ। अब सीबीआई और ईडी कानूनी कार्रवाई के तहत माल्या की गर्दन दबोचने की तैयारी करने लगे। उधर दूसरी तरफ पीएनबी ने भी यूबी होल्डिंग्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। एक के बाद एक हर बैंक यूबी होल्डिंग्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर रही थी। माल्या की टेंशन हर दिन और बढ़ रही थी। हर तरफ माल्या के सर आफत आ रही थी। वहीं एसबीआई सहित भारत की 17 बैंकों जिन्होंने माल्या को लोन दिया था, उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। माल्या को देश छोड़ने से रोकने के लिए उन सभी बैंकों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर की। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2016 में कथित रूप से करीबन $9 बिलियन विदेश भेजने के लिए उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया, जिसे उनकी एयरलाइन को उधार दिया गया था। माल्या को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गया और उसे कोर्ट में पेश होने का आदेश आया, पर अगले दिन ऐसी कुछ खबर आई जिससे पूरा देश सकते में आ गया।